नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दुनिया का विशालतम लोकतंत्र भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। हर भारतीय वारस के लिए ये पल हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। देश की राजधानी पर हर साल गणतंत्र दिवस पर विशाल परेड का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी भव्य आयोजन देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर देश की रंग बिरंगी झांकियां देश की बहुरंगी संस्कृति का परिचय देती दिखाई दी। गणतंत्र दिवस पर झांकियों का एक विशेष इतिहास है और हर साल इस भव्य आयोजन पर चीफ गेस्ट के तौर पर विदेशी मेहमान को आमंत्रित किया जाता है। देश में संविधान लागू होने के बाद भारत में कई बड़े बदलाव देखे गए। समय के साथ गणतंत्र दिवस पर कई बदलाव किए गए हैं। क्या है गणतंत्र दिवस झांकियों का इतिहास? पहली बार कैसे मनाया गया था गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर जानिए महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा भारत। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। नेशनल स्टेडियम में हुआ पहला फ्लाई पास्ट। उन्नीस सौ 55 से शुरू हुई परेड की परंपरा। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हुआ था। साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन ये सफर उस ऐतिहासिक यात्रा का भी प्रतीक है जिसमें देश ने संविधान के सहारे खुद को लगातार मजबूत किया। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं 1950 से 2025 तक भारत की गणतंत्र की यात्रा कैसी रही। पहली बार कैसे मनाया गया था गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950 की सुबह पूरी दिल्ली में उत्सव जैसा माहौल था। देश अपने नए संविधान के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। लोग एक दूसरों को बधाइयां दे रहे थे। मंदिरों में खुशहाली की प्रार्थना हो रही थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वहीं गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने उन्हें ये शपथ दिलाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने भी पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी कई मेहमान बने थे। ये पूरा आयोजन राजपथ पर हुआ था। 2022 में जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने की परंपरा। भारत ने पहले ही गणतंत्र दिवस से ही विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। 1950 यानी देश के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोना पहले मुख्य अतिथि बने थे। इसके बाद गणतंत्र दिवस में कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने शोभा बढ़ाई। इसी परंपरा को कायम रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी के लिए यूरोपीय संघ के 2 सबसे बड़े नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया। ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप को एक साथ इस प्रोग्राम के लिए न्योता दिया गया है। इस साल यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लॉयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा परेड में शामिल होंगे। नेशनल स्टेडियम और पहला फ्लाई पास्ट। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। शाम के समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोड़ों की बग्गी में सवार होकर आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस दिन दिल्ली ने पहली बार वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी देखा, जिसने लोगों को रोमांचित कर दिया था। 1955 से शुरू हुई परेड की परंपरा। गणतंत्र दिवस परेड का नियमित आयोजन 1955 से शुरू हुआ था।
शुरुआती सालों में परेड नेशनल स्टेडियम, लाल किला और रामलीला मैदान में होती थी। बाद में इसमें झांकियां, वीरता पुरस्कार, विजेता बच्चों, सेना और अर्धसैनिक बलों के करतब शामिल होते चले गए। वहीं लंबे समय तक परेड की कमेंट्री करने वाले ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत बताते थे कि उस समय झांकियां और वीर सैनिकों का सम्मान दर्शकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। गणतंत्र दिवस में बाल वीरों की भागीदारी। 1959 से गणतंत्र दिवस परेड में वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों को शामिल किए जाने लगा। ये बच्चे साहस और सूझबूझ की मिसाल बनकर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। पहले वे हाथियों पर सवार होते थे, लेकिन अब जीपों में नजर आते हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी हमेशा से देश की सांस्कृतिक विविधता और विकास को दर्शाती है। अलग अलग दौरे में शिक्षा, हरित क्रांति, सामाजिक सुधार, संस्कृति और देश की उपलब्धियों को झांकियों के जरिए पेश किया गया। वहीं 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद 2002 से परेड का रूट बदल गया। इसके बाद परेड इंडिया गेट से शुरू होकर ITO और दरियागंज होते हुए लाल किले पर समाप्त होने लगी। गणतंत्र दिवस की झांकियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सैन्य शक्ति और प्रगति का प्रतीक है। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस से लेकर 2026 तक झांकियों के स्वरूप और विषयों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। गणतंत्र दिवस झांकियों का इतिहास 1950 से लेकर 2026 तक। 1950 में पहली परेड मुख्य रूप से एक सैन्य आयोजन थी, जो इरविन एम्फी थिएटर, अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित की गई थी। शुरुआती वर्षों में झांकियों का मुख्य केंद्र स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय एकता था। सांस्कृतिक समावेश 1952 से लेकर 1960 के। झांकियों की आधिकारिक परंपरा 1952 में शुरू हुई। 1952 में मध्य प्रदेश ने अपनी झांकी में आदिवासी कारीगरों को प्रदर्शित किया था। 1955 में परेड का स्थान स्थायी रूप से राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, वही था। विकास और प्रगति का प्रदर्शन 1960 और 1990 के बीच में। इस दौरान झांकियों में भारत की कृषि और तकनीकी प्रगति देखने को लगी। उदाहरण के लिए 1963 में पंजाब की झांकी ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रदर्शित किया था। आधुनिक युग 2000 और 2025। झांकियों के विषय व्यापक हुए, जिनमें विज्ञान, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी अभियानों को प्रमुखता दी गई। 2023 में पहली बार त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज झांकी पेश की गई थी। संविधान के सहारे भारत बदलता चला गया। देश में संविधान लागू होने के बाद भारत ने कई बड़े बदलाव देखे। सबको मतदान का अधिकार मिला, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था से लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। वहीं सूचना का अधिकार जैसे कानूनों ने शासन को ज्यादा पारदर्शी बनाया। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस बहुत हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। देश की आन बान शान का परिचय हर साल कर्तव्य पथ पर दुनिया देखती है। ये देश की बहुरंगी संस्कृतियों को दर्शाता है, जो कि बेहद अद्भुत होता है। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, FM न्यूज के लिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस रीढ़ की हड्डी की, जिसने 1950 के अकाल से लेकर आज 2026 के डिजिटल युग तक का सफर तय किया। हमारी कृषि, क्या आप जानते हैं कि जो देश कभी अनाज मांगता था, आज वहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर क्यों लगा रही हैं? आइए देखते हैं सुधार और निवेश पर ये स्पेशल रिपोर्ट। के बाद से भारतीय खेती का सफर खाली थाली से भरे भंडार तक की कहानी है।
आजादी के समय हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि सबका पेट भर सके, लेकिन आज हम दुनिया को अनाज बेच रहे हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह हरित क्रांति थी, जिसने किसानों को अच्छे बीज, खाद और ट्रैक्टर जैसी मशीनें दी। साथ ही सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करके खेत सीधे किसानों को सौंप दिए और नहरों और ट्यूबवेल के जरिए सूखे खेतों तक पानी पहुंचाया। खेती में सुधार सिर्फ गेहूं चावल तक नहीं रुका। श्वेत क्रांति ने हमें दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाया और नीली क्रांति से मछली पालन को बढ़ावा मिला। आज का दौर इंटरनेट और तकनीक का है, जहां किसान ई नाम के जरिए मोबाइल पर अपनी फसल का भाव देख सकते हैं और ड्रोन से खाद छिड़क रहे हैं। पहले हम जहां केवल 50 मिलियन टन अनाज उगाते थे, आज 330 मिलियन टन से ज्यादा उगा रहे हैं। अब कोशिश ये है कि खेती में रसायनों का कम इस्तेमाल हो और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी जमीन और सेहत दोनों सलामत रहें। रोजगार बनाम योगदान। हरित क्रांति से गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक अपनाए गए। भारत ने अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल की। वहीं भारत को पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, क्योंकि 1950 से 51 में 70% से ज्यादा लोग खेती में काम करते थे और इसका योगदान जीडीपी का 50% से ऊपर था। लेकिन इसके बाद देश में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़े, जिससे कृषि का हिस्सा धीरे धीरे कम हुआ। आज कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र मिलाकर भारत की जीडीपी का लगभग 16 से 18% हिस्सा रखते हैं, जबकि लगभग 40 से 45% लोग आज भी खेती और उससे जुड़े कामों में रोजगार पाते हैं। ये बताता है कि कृषि अब पहले जितना आर्थिक योगदान नहीं देती, लेकिन बहुत सारी जनता अब भी इसी सेक्टर पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि भारत में कृषि का आर्थिक योगदान घटा है, लेकिन रोजगार का भार आज भी बहुत बड़ा है। इसलिए अगर केवल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत अब पूरी तरह कृषि प्रधान देश नहीं है, लेकिन यदि लोगों की जीवन शैली और रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। आबादी और जीविका के आधार पर ऐतिहासिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी सामाजिक स्तर पर यह पहचान बरकरार है। वर्तमान में लगभग भारत की 45 से 50% कार्य शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े कामों से अपनी रोजी रोटी चलाती है। हमारे त्योहार, संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा आज भी फसल चक्र के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की आत्मा आज भी गांव और खेतों में ही बसती है। अर्थव्यवस्था में बदलती भूमिका, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से तस्वीरें थोड़ी अलग है। 1950 के दशक में देश की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से ज्यादा था, जो अब घटकर लगभग 18 से 19% रह गया है। इसकी वजह ये नहीं है कि खेती कम हुई है, बल्कि सेवा क्षेत्र और उद्योगों ने बहुत तेजी से तरक्की की है। आज भारत सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दूध, मसालों और दालों की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन चुके हैं। आधुनिक चुनौतियों और भविष्य। आज कृषि प्रधानता का मतलब बदल रहा है। अब हम पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रो बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन, गिरता भूजल और छोटे छोटे खेत एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष ये है कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब वह एक ऐसे विविध अर्थव्यवस्था में बदल रहा है जहां खेती के साथ साथ तकनीक और व्यापार भी उसकी नई ताकत बन रही है। 1950 के दशक के बाद भारत की आर्थिक नीति में धीरे धीरे बदलाव आया। शुरुआती समय में विदेशी निवेश काफी सीमित और नियंत्रित था, क्योंकि सरकार आर्थिक गतिविधियों में अधिक नियंत्रण रखती थी। वैश्वीकरण से पहले विदेशी कंपनियों का निवेश बहुत कम था और भारत में अधिकांश उद्योग घरेलू पूंजी पर निर्भर थे। लेकिन 1991 के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। इसके साथ ही विदेशी निवेश के दरवाजे भी खोल दिए। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति मिल गई, शर्तें आसान हुई और एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नियम सरल बनाए गए। इससे विदेशी कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय खेती के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया तो धीरे धीरे बीज विकास, खाद उत्पादन और कृषि यंत्रों के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। इस दौर में वैश्विक कंपनियों ने भारत बाजार में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिससे भारतीय किसानों को नई तकनीक, बेहतर गुणवत्ता वाले कीटनाशकों और बीजों तक पहुंच मिलने लगी।
ये वो वक्त था जब भारत ने कृषि को एक व्यापारिक नजरिए से देखना शुरू किया। 1950 में जो देश एक एक दाने का मोहताज था, आज वही भारत दुनिया का अन्नदाता बन चुका है। ये सफर केवल अनाज के आंकड़ों का नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के पसीने और सही समय पर आए सुधारों और निवेश की जीत है। अब चुनौती है तकनीक और मिट्टी की सेहत के बीच तालमेल बिठाने की, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी गर्व के साथ ये कह सके कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। डेस्क रिपोर्ट, FM न्यूज। और खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।